साथियों नमस्कार। साथियों, बीते कल शनिवार को दिव्यांगम चैनल के परिवार को बहन सीमा कमल के ना रहने के कारण एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है। इस पर जितना भी शोक प्रकट किया जाए कम है। साथियों, मैं प्रवीण सिन्हा व्यक्तिगत रूप से सीमा जी के निधन से हतप्रभ हूँ। साथियों, जो आजकल हिंदुस्तान की समस्याएं हैं उनमें एक सबसे ज्वलंत समस्या जो वो समस्या है हिंदुस्तान में बढ़ रहे अनैतिक रूप से रहने वाले हिंदुस्तानियों, असंवैधानिक रूप से रहने वाले हिंदुस्तानियों, चाहे आप किसी भी राज्य का उल्लेख कर लें। अभी कल एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उसमें आया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के बाद तथाकथित इतने मुस्लिम लोग असंवैधानिक तरीके से प्रवेश कर चुके हैं कि जिसका उल्लेख सरकार के पास भी नहीं है। सरकार के मंत्री तक इस बात पर संदेह और चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। आजकल आप न्यूज़ चैनल आप लोग देख रहे होंगे, देखा होगा कि एक हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद जो कि केवल एक मंजिला इमारत के रूप में पास हुई थी, शासन प्रशासन ने मंजूरी दी थी, वो आज 4 मंजिला खड़ी हो गई। किसकी शय से? किसने उन रहनुमाओं के ऊपर हाथ रखा जिन्होंने ईंट पर ईंट रख के मस्जिद की ऊंचाई बढ़ाई? ये बानगी केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की नहीं, किसी और न्यूज़ चैनल पे खबर चल रही, आसाम के धुबरी जिले में कुल जनसंख्या से ज़्यादा आधार कार्ड बन चुके। माने अगर जनसंख्या है 10 लाख, वहाँ आधार कार्ड बने हुए हैं 11 लाख। 1 लाख कौन बना ले गया? किसके बन गए? कैसे बन गए? उसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या सरकारें सो रही हैं, प्रशासन सो रहा है, या ये सब विदेशी हाथों, विदेशी ताकतों के हाथों बिक चुके हैं? पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से लगभग 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि जहां के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर अनैतिक रूप से वोट डाल करके न केवल राजनीतिक समीकरण तो बिगाड़ ही रहे हैं, वो कम नुकसानदेह है। ज़्यादा नुकसानदेह बात है कि अगर ये लोग इसी तरह से घुसपैठ करते रहे तो इस मुल्क का क्या होगा? मुसलमानों से संदेह नहीं, इस्लाम के अनुयायियों से संपर्क में कोई किसी तरह का परहेज नहीं, लेकिन जो कट्टरवादी हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इनसे बात करने में, इनके साथ रहने में मुल्क को खतरा है। आज जब मैं रविवार को धधकते प्रश्न की सीरीज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कल जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आपके कमेंट हमको कमेंट बॉक्स में नज़र आएंगे। मैं उसके विश्वास के साथ बात कह रहा हूँ। कल एक न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, सन 1951 में जब मुल्क का पहली जनगणना हुई थी, उस वक़्त हिंदू समाज की आबादी 80% थी और 9% की आबादी इस्लाम समाज की थी। आज इस्लाम समाज 9 से 14 दशमलव कुछ प्रतिशत हो गया, हिंदू समाज 80 से कुछ नीचे गिरा। ये क्यों हो रहा है? ये जो 5% का जो डिफरेंस बढ़ा है इस्लाम समाज में, ये आंकड़े
जो 9-14 के बीच की और 80-79 के बीच का ये जो अंतिम आंकड़े हैं, ये हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद तो स्थिति और उलट होगी। उस बीच में एक इस्लाम धर्म के तथाकथित पुरोधा, संरक्षक, कट्टरवादी व्यक्ति, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अभी सब्र किए बैठे हैं, अगर 1% मुसलमान भी सड़क पर उतरा तो मुल्क की तस्वीर कुछ और होगी। इतना सब सुनने के बाद, सहने के बाद आज हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या केवल इन्हीं नारों के सहारे हम जिएंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? क्या हमको राम की कौम को भी तो सुरक्षित और उसका भी तो सम्मान करना है? मैं किसी का विरोध नहीं करता। हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे खिलाफ कुछ बात हो समाज में, मैं उसे सहर्ष से स्वीकार करूँगा, मगर इस बात को मैं पुरजोर तरीके से रखूँगा और हमेशा रखता रहूँगा कि ये लोकतंत्र हमारा किस दिशा में जा रहा है। क्या हम अपनी सीमाओं की चौकसी करने में कमज़ोर हो रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान हो, ISI के नाम से हो, तालिबानी नाम से हो या तमिल ईलम के नाम से हो, अगर कोई बाहरी व्यक्ति हिंदुस्तान में आकर तथा कथित ढंग से रह रहा है तो इसका मतलब देश को वास्तव में NRC के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और अगर है तो वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा? हर एक चीज़ को एक पानी के बुलबुले की तरह थोड़ा सा उछाल दिया जाता है और उछालने के बाद उधर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये तरीके गलत है। सरकार को और ख़ासकर केंद्र सरकार को विशेष रूप से हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्य, जहाँ पर अगर उत्तर भारत तक कोई आदमी चला जाए तो उससे पूछा जाता है कि आपके पास वीज़ा पासपोर्ट है। ये स्थिति है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने वास्तव में मुल्क में, दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव और दर्जा और सम्मान बढ़ाया है, मैं देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा लगे जितने भी राज्य हैं, हमारा गृह राज्य उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, तमिलनाडु और केरला भी है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड के कुछ राज्य, पूर्वोत्तर के सारे राज्य, इन राज्यों में जहाँ कहीं भी विदेशी ताकतें घुसपैठ करने की फिराक में हैं, कश्मीर और पंजाब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तिब्बत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो हिंदुस्तान का नुकसान हो चुका, अगर हम उस गौरव को वापस लाने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम अपनी फटी हुई लाज तो बचा लें। मैं आपके आज के विचार केवल इन प्रश्नों के साथ कि क्या ये आसाम के जो हालात हैं, आसाम में एक नहीं कई जिले, धुबरी, नयागढ़, गुवाहाटी के आसपास के इलाके, अरुणाचल में गुवाहाटी के आसपास के इलाके, ये सब वो इलाके हैं कि जहाँ की लिखा पढ़ी में आबादी है 5 लाख 10 लाख, आधार कार्ड बने हैं कहीं 50,000 ज़्यादा बने, कहीं 1 लाख ज़्यादा बने। क्यों बने, किसने बनवाए, किसने बनाए, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से उस क्षेत्र के अधिकारियों से, जो लोग पीड़ित हैं और जो लोग इस समस्या के पोषक हैं, उन सब से आज हम यही प्रश्न पूछते हैं, क्या देश की एकता और अखंडता के साथ, देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ खिलवाड़ करना क्या हमारी आज यही ताकत रहेगी? आइए हम सब मिलकर इस समस्या के समाधान को ढूंढें
और प्रयास करें कि जितने भी ये घुसपैठिए लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो तमिल हों, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सबको देश से बाहर निकाला जाए। ये आदरणीय सरकार की जिम्मेदारी, और इस सरकार से हम और आप सब लोग इस बात की पुरजोर ढंग से वकालत करते हैं कि चाहे मामला हिमाचल प्रदेश का हो कि मस्जिद एक मंजिल के लिए पास की गई, 4 मंजिला कैसे हो गई, या मामला आसाम का हो जहाँ पर शहर की जनसंख्या के से ज़्यादा के आधार कार्ड बन गए, यहाँ पर चाहे मामला पश्चिम बंगाल का हो कि रोहिंग्या का आकर के चुनाव और समाज दोनों को प्रभावित कर देते हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें, और उम्मीद हम यही रखते हैं अपनी सरकार से, देश की सरकार से, आप साथियों से, कि इस संबंध में सार्थक प्रयास किए जाएं ताकि ये समस्याएं हल हो सकें। तब तक के लिए दिव्यांगम चैनल से मैं प्रवीण सिन्हा, नमस्कार। है ना।